नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का जो खंड ब है भारत में शासन और लोकतंत्र, उसका पहला पाठ है और टोटलिंग में 17वां पाठ है भारतीय संविधान। और इसमें भारतीय संविधान की विशेषता और प्रस्तावना के बारे में हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ेंगे। ध्यान से इसे देखना है क्योंकि संविधान से संबंधित हमारे कुछ लेसन आएंगे। मूल अधिकार नीति निर्देशक वाला 2021 के लिए हटा दिया गया और उसके बाद में भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व हम पढ़ेंगे। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बारे में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसका कार्य, न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बारे में हम संसद के कार्यों के बारे में। इस प्रकार से हम जो ये संविधान है उसके कुछ टॉपिक हैं, उनमें हमारा पहला है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन सी है और प्रस्तावना किस प्रकार से भारतीय संविधान की है। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाता है बार बार कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। और भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। या अनुसूचियां पूछ लेंगे, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार से ये छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ऐसे जो पॉपुलर क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द के संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो हमारा उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। बड़े क्वेश्चन में किस प्रकार के कुछ पॉइंट सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान की कोई भी 5 विशेषता बताइए या 4 विशेषता बताइए, या इस प्रकार से भारतीय संविधान के जो आपातकालीन उपबंध हैं अनुच्छेद 352, 356, 360, ये क्या है। बड़े क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आप क्या जानते हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम के लिए बनते हैं, तो इन्हें हम आसानी से याद कर लेंगे, एक बार पढ़ने के बाद आपके याद हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी देश का संविधान व राजनीतिक व्यवस्था वहाँ की आस्थाओं, विश्वासों, शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होती है। देखो, किसी भी देश का संविधान होता है उस देश के अकॉर्डिंग ही बनता है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ की आस्था कैसे है, वहाँ के लोगों का विश्वास किस में है, किसी के कोई ठेस तो नहीं पहुँचे, तो उसके शाश्वत मूल्य कौन कौन से हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। और भारतीय संविधान में तो देखो 1935 भारत शासन अधिनियम से वो ज़्यादातर लिया गया है, और कुछ जो बाह्य स्रोत हैं, संविधान के स्रोत है कि हमने अमेरिका से क्या लिया, और जैसे कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली, और प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, एकल नागरिकता हमने इंग्लैंड से ली। तो वो संविधान के स्रोत हैं। तो इसमें हम संविधान के स्रोत नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि संविधान की विशेषता कौन कौन सी हैं, तो उनमें अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखें दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही संविधान का निर्माण किया। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान को लिखा। तो वहाँ की भारत की धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया। और भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य क्या था कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को स्पष्ट किया है। भारत का संविधान एक ऐसा लिखित कानूनी दस्तावेज है जिसे लिखने में समय लगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। और अंगीकार या आत्मार्पित या समर्पित ये कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ। उसके बाद में संविधान की विशेषता हम एक एक करके देखते हैं। पहली विशेषता है दोस्तों, सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का संविधान। ये किस प्रकार से? देखो, इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और इसके बजाय अमेरिका के संविधान की बात करें तो इसमें 7 ही अनुच्छेद है। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान बहुत ही व्यापक और लिखित संविधान है दोस्तों। उसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान का अर्थ ये होता है दोस्तों कि भारतीय जनता ही भारतीय संविधान का निर्माता है, क्योंकि यहाँ की हमने
हर प्रकार से स्थिति को देखकर संविधान का निर्माण किया। जनता ने स्वयं की इच्छा से इसे अंगीकार या अधिनियमित या आत्मार्पित किया है। इसे कहीं अन्य से थोपा नहीं गया है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। इस पर किसी का भी क्या है कि कोई भी दबाव नहीं है इस पर। एकल नागरिकता की हम बात करें तो एकल नागरिकता क्या होती है दोस्तों कि ये हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो इससे आप समझें, जैसे कि आप राजस्थान के हैं तो आप ये बाहरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि मैं पहले राजस्थान का नागरिक हूँ फिर भारत का नागरिक हूँ। हम ये कहेंगे कि मैं भारत का नागरिक हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पहले देश है उसके बाद में राज्य बनाए गए हैं। तो पहले देश मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर एकल नागरिकता है। कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। इसे हम कैसे समझेंगे कि जो संविधान का अनुच्छेद था 368, इसमें क्या था कि कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है 368 के तहत। कैसे? देखो, कठोर और लचीलेपन का मतलब ये है कि कुछ संशोधन तो ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से हम कर सकते हैं और कुछ संशोधन हमारे संविधान में ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि संसद का विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। आपातकालीन उपबंध मैंने बताया कि अनुच्छेद 352, 356, 360। अनुच्छेद 356 में क्या है कि बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति हो जाती है तो अनुच्छेद 352 लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उसके बाद में 356 में क्या होता है कि राज्यों में, ये किसी राज्य विशेष के लिए 356 में दोस्तों ये होता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो ये 356 लगाया जाता है। उसके बाद में 360 में वो स्थिति है कि वित्तीय आपातकाल इसमें लगाया जाता है। ये आपातकालीन उपबंध है भारतीय संविधान में। विश्व शांति का समर्थक, आप तो इसमें तो कोई विशेष नहीं है कि ये विश्व शांति का समर्थन करता है। युद्ध के ये विपरीत है, मारकाट के ये विपरीत है। यह कहता है कि संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से मतलब ये है दोस्तों कि हमारे देश में एक जो राज्य हैं वो जनता के हित में कार्य करें, लोगों के कल्याण के काम करें, कि मतलब लोक कल्याण का राज्य की स्थापना इसमें हो। पंथ निरपेक्ष राज्य, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पंथ निरपेक्ष राज्य को हम धार्मिक स्थिति से भी हम देखते हैं कि ये पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि धर्म के क्षेत्र में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है दोस्तों। और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को, देखो, धर्म के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करता। पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक और न ही धर्म विरोधी है, बिल्कुल ही। ये क्या है, धार्मिक मामलों में सदा तटस्थ रहता है, किसी के धर्म के मामले में वो आड़े नहीं आता है। उसके बाद में हम देखें कि पंथ निरपेक्ष के बाद में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य की अगर बात करें तो ये नेक्स्ट लेसन था, इस बार तो ये हटा दिया गया, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार बताए गए हैं, ये भारतीय संविधान में है। फिर मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, वर्तमान में ये 11 है। मूल अधिकारों की बात करें तो ये 6 है, पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को इसमें हटा दिया गया था। उसके बाद में इसमें दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से ग्रहण किए गए थे। और ये संविधान है वो सरकार को कार्य करने के लिए इसमें कुछ उपबंध दिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की अगर हम बात करें दोस्तों कि ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, तो इसमें ये बताया गया है कि न्यायालय है वो बिल्कुल है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये अमेरिका से लिया गया है। न्यायालय हमारा बिल्कुल स्वतंत्र है, सरकार का या संसद का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। और उसके बाद में बताया गया है कि संसदीय न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय प्रभुसत्ता का समन्वय। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये हुआ कि न्यायालय बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन ये संसद के साथ में इसमें आपस में समन्वय बना रहता है। उसके बाद में अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC ST OBC को, ये पिछड़े वर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए
उनको आगे बढ़ाने के लिए इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। फिर प्रस्तावना में बताया गया है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। हमने पहले के पाठों में हमने पढ़ लिया कि सामाजिक न्याय क्या होता है, समाज में लोगों को समानता, स्वतंत्रता हो। सामाजिक न्याय, आर्थिक दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से कोई भेदभाव न हो, राजनीति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। ध्यान रखना, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है, लेकिन धार्मिक न्याय का जिक्र नहीं किया गया है। ये ध्यान रखना, क्योंकि पंथ निरपेक्ष पहले ही बता दिया है कि राज्य का अपना कोई भी विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों का वो आदर करेगा। वयस्क मताधिकार का कि पहले वोट देने के लिए 21 वर्ष थी आयु, और 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो जो 18 वर्ष का व्यक्ति है वो बिना किसी भेदभाव के वोट दे सकता है। उसके बाद में प्रस्तावना की मैं बात करूं तो दोस्तों, प्रस्तावना को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है कि उसकी आत्मा या कुंजी भी इसे कहा जाता है, राजनीतिक कुंडली भी कहा जाता है, और मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को इसमें दर्शाया गया है। और इसके प्रारंभ में हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतिम प्रभु सत्ता है वो क्या है, जनता में निहित है। उसके बाद में हम देखें कि प्रस्तावना स्वतंत्र न्यायपालिका, हमने पढ़ लिया कि न्यायपालिका कोर्ट है, बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्र है वो एकजुट रहें। उसमें क्या है कि विविधताओं में एकता, आपने पढ़ा हुआ कि अनेक प्रकार के देश में विविधताएं हैं, अनेक प्रकार के इसमें कल्चर अलग है, लोगों का भाषा, पहनावा अलग है, लेकिन उसके बाद में भी एकता और अखंडता है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को उसके विकास के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए। राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों का संघ है, अनेक राज्य इसके अंदर हैं, और फिर भी ये क्या, ये एक है, भारत राज्यों का संघ है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, एक तो केंद्र और एक राज्य और एक स्थानीय स्वशासन, जो पंचायत वाला सिस्टम होता है, ये स्थानीय स्वशासन। इस प्रकार से ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है भारत के संविधान में। फिर प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो प्रस्तावना का विचार है दोस्तों वो अमेरिका से लिया गया, आपको ध्यान रखना है कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। उसके बाद में प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की शुरुआत है वो हम भारत के लोग यहाँ से की गई है। प्रस्तावना की अगर स्वरूप की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात कही गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है। जैसे पहले इंग्लैंड का अधीनस्थ था तो अब वो क्या बिल्कुल स्वतंत्र है। उसके बाद में समाजवादी का जो हमने जो ये कार्ल मार्क्स वाला समाजवादी नहीं है कि जो संघर्ष के द्वारा मिल सकें। इसमें क्या है कि लोकतांत्रिक समाजवाद है वो आपसी तालमेल से मिलेगा, एक दूसरे के भाईचारे से मिलेगा। इसमें पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की इसमें बात कही गई है। ध्यान रखना ये ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार है वो जनता तय करती है। गणतंत्र की इसमें बात की गई है। गणतंत्र का मतलब होता है कोई भी राजा या शासक होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। उसके बाद में इसके उद्देश्य दिए गए हैं। इसमें न्याय की बात कही गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, स्वतंत्रता की बात कही गई है, व्यक्ति खुद का विकास करें, स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता दी गई है, समानता की बात कही गई है कि सभी समान है, मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है, विविधता में एकता की बात कही गई है, और दोस्तों बंधुत्व की इसमें बात कही गई है कि आपसे भाईचारे से रहना। और N.A. पालीवाला इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। किसको? देखो N, ध्यान रखना दोस्तों इसमें क्या है कि N.A. पालीवाला इसे क्या कहता है कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना। और इसे ध्यान से देखें कि एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ? 1976 हुआ। प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है और उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद दोस्तों, समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ, ध्यान रखना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है वो भारतीय प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो प्रस्तावना को आप देख लें कि संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। प्रस्तावना को उद्देश्य भी कहा जाता है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द है वो जोड़े गए हैं। इनको आप ध्यान रखें। भारतीय संविधान का स्रोत है वो जनता है, अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान निर्माण किया जाता है। और प्रस्तावना में देखो छोटा सा है, थोड़ा सा क्लियर कम आप देख लें, मैं पढ़कर बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत की गई है हम भारत के लोग, फिर है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, ये लास्ट है। फिर प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है वे है कौन कौन से? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना। प्रस्तावना में जिन आदर्शों की प्राप्ति तथा उन्हें बनाए रखने का उल्लेख किया गया है वे है कौन कौन से आदर्श हैं इसमें? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। ये चीज़ मैंने पहले आपको बता दी। इस प्रकार प्रस्तावना क्या है? संविधान का सार है, संविधान की आत्मा है, संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ध्यान रखना दोस्तों, BR अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार वाला था ये, इससे भारतीय संविधान की आत्मा का है BR अम्बेडकर ने। अगर किसी पुरुष का, महापुरुष का अगर नाम नहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन सी है? वो प्रस्तावना है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखना है दोस्तों। इस प्रकार से वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।